कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रास्ते भर शिव के दिमाग में सैकड़ों सवाल जवाब आ जा रहे थे। इन 4 दिनों में वो बहुत चेंज हो चुका था। घर पहुंचकर वो नहाने चला गया, फिर खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। उसने एक फ़ोन किया और कहने लगा, हेलो मिस मालिनी, 1 महीने के लिए मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और जो भी पेंडिंग केस है उन्हें आप और मिस्टर गर्ग क्लियर कर लीजिए। उधर से आवाज़ आई, लेकिन सर 1 महीने? शिव, मैंने जितना कहा है उतना करो। मालिनी की बात बीच में काटते हुए, मालिनी, पर सर इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। शिव, मुझे उसकी परवाह नहीं है, आप अभी मेरे सभी मीटिंग्स कैंसिल कीजिए। और हाँ, एक बात और, 1 महीने तक मेरी सभी कॉल्स का जवाब आप देंगी और गलती से भी 8-10 के बीच मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। कोई हेल्प चाहिए या फिर ज़रूरी काम हो तो मुझे मेल्स कर देना। मालिनी चुपचाप सारे ऑर्डर सुनती रही, फिर ओके कहकर फ़ोन काट दिया। शिव ने अपना लैपटॉप खोला और मेल्स चेक करने लगा। सभी चेक करते करते उसे 2 घंटे लग गए। फ़ोन की रिंग से उसकी तंद्रा टूटी। उसने देखा आकाश का फ़ोन था। शिव, हेलो। आकाश, हेलो। शिव, मैं और सपना पहुंच गए हैं, अभी होटल के रूम में हैं। शिव, अच्छा, एंजॉय करो तुम लोग। आकाश, हाँ वो तो हो जाएगा, पाखी को घर छोड़ दिया तुमने? शिव, हाँ। आकाश, तू वापस कब जा रहा है? शिव, 1 महीने बाद। आकाश, 1 महीने बाद? पर तुम्हें कल ही निकलना था ना, तुम्हारे वो केस के लिए। शिव, आकाश, मैंने 1 महीने के लिए अपने सारे केस और मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। आकाश, क्यों? शिव, पाखी के एग्ज़ाम्स हैं और उसे पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं 1 महीने यहीं रुकूंगा। आकाश, तेरा दिमाग तो सही है ना, 1 महीने तू अपना काम से दूर रहेगा। शिव ने कुछ नहीं कहा। आकाश, शिव, ये अच्छी बात है कि तू पाखी की हेल्प करना चाहता है, पर इस तरह खुद के काम को अधूरा छोड़कर, अगर पाखी को पता चला तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शिव, आकाश, मैं समझ रहा हूँ, पर आज मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा था। वकालत के लिए जो जुनून उसकी आंखों में था वो मैंने आज तक नहीं देखा। आकाश, उसकी खुशी के सामने ये 1 महीना कुछ भी नहीं है यार। आकाश, मोहब्बत जो ना कराए वो कम है। अच्छा ये बता, तूने उसे अपने बारे में बताया या नहीं? शिव, नहीं आकाश, जब तक वो अपनी मंजिल नहीं पा लेती उसे मैं कुछ नहीं बता सकता। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी डिग्री की ज़रूरत है और वो मैं उसे हर हाल में दिलाना चाहता हूँ। अगर उसे पता चला मैं एक वकील हूँ तो मुझसे पढ़ने नहीं आएगी, वो मेरे सामने खुद को कम आंकने लगेगी और ये मैं कभी नहीं चाहता। आकाश, शिव, मैंने कभी सोचा नहीं था तू पाखी के लिए इतना सब करने को तैयार हो जाएगा। शिव, मैं उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आकाश, मुझे उनकी ज़रूरत है और शायद उन्हें भी। आकाश, तू चिंता मत कर, यहाँ से वापस आते ही मैं पाखी से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। शिव, अभी नहीं, उसकी डिग्री के बाद, उसके बाद तुझे ही तो मनाना है उनको मेरे लिए। आकाश, हाँ हाँ ज़रूर, वैसे भी सालियाँ जीजा जी की बात जल्दी मानती है। दोनों हंसने लगे। उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर आकाश ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन शिव ने अपने मम्मी पापा को बताया कि वो 1 महीने यहीं रहेगा। पापा उसे शक की निगाह से देख रहे थे, लेकिन मम्मी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पापा से कोचिंग की चाबी लेकर शिव कोचिंग चला गया। पाखी वहाँ पहले से इंतज़ार कर रही थी। 5-6 बच्चों के अलावा वहाँ सिर्फ पाखी और शिव थे। शिव ने पापा के ऑफिस में ही पाखी को बैठने को कहा। कुछ ही देर में वो ऑफिस में ही बोर्ड और बुक्स ले आया। पाखी को पढ़ाने लगा। पाखी बहुत होशियार थी, वो हर बात को एक बार में ही कैच कर लेती। पाखी से ज़्यादा शिव का ध्यान आज बोर्ड और बुक्स में ज़्यादा था। दरवाजे पर खड़े शिव के पापा ने शिव को देखा और मुस्कुराकर चले गए। बाहर आकर सोफे पर बैठ गए और सोचने लगे, तो इसलिए जनाब ने 1 महीने यहाँ रुकने का फैसला लिया है। पाखी को कुछ नोट्स देकर शिव ने उसे घर जाने के लिए कहा और खुद ऑफिस से बाहर आ गया। पापा को देखकर एक बार तो ठिठक गया। शिव के पापा ने शिव को ऑफिस में आने को कहा। शिव ऑफिस में आकर सोफे पर बैठ गया। उन्होंने शिव के पास बैठते हुए कहा, कौन है वो, आपकी नई स्टूडेंट है? शिव, नहीं नहीं पापा,
वो आकाश की रिश्तेदार है, लॉ की पढ़ाई कर रही है। उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैंने ही उनसे कहा कि मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। उनकी हेल्प के लिए आपने 1 महीने के लिए अपना सारा काम आगे खिसका दिया। एक अनजान रिश्तेदार के लिए कोई इतना नहीं करता। आप पसंद करते हैं उन्हें? पापा का सीधा सवाल सुनकर शिव खामोश हो गया। बेटा, हम जानते हैं, हमें अच्छा लगा कि 4 साल में पहली बार आपने अपने बारे में सोचा है। शिव, पापा ऐसी बात नहीं है। शिव, आपकी आंखों में दिखता है कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। शिव ने अपनी आंखें झुका ली। पापा ने शिव का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, शिव, उस हादसे के बाद हमें नहीं लगा था कि आपको पहले जैसा पाएंगे, पर आज 4 साल बाद हमने आप में हमारा पहले वाला शिव देखा है। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। कल से 1 महीने के लिए हम कोचिंग नहीं आएंगे, ताकि आप इत्मीनान से उन्हें पढ़ा सकें, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, हम अरेंज कर देंगे। पापा उठकर जाने लगे तो शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शिव ने उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। शिव काफ़ी देर उन्हें गले लगाए रहा। शिव के पापा चले गए और शिव ऑफिस में बैठा अपना काम करने लगा। शाम को शिव जल्दी घर चला आया और मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें करने लगा। शिव की मम्मी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं थी। जो शिव 4 सालों में गिनी चुनी बात बोलता था, आज उनसे ढेरों बातें कर रहा था। बातें करते करते शिव ने माँ की गोद में अपना सर रखते हुए माँ से कहा, माँ, मेरे सर में चंपी कर दो ना। माँ हल्के हल्के उसकी मसाज करने लगी। थोड़ी देर बाद शिव को वहीं लेटे लेटे नींद आ गई। शिव के पापा ने अपनी पत्नी को शिव के पास ही रुकने को कहा और खुद अपने कमरे में चले गए। माँ सारी रात उसका सर सहलाती रही। सुबह उठकर शिव ने माँ पापा के साथ ही नाश्ता किया और फिर कोचिंग चला गया। पाखी को पढ़ाने के बाद शिव अपना सारा समय माँ और पापा को देने लगा। 10 दिन गुजर गए। शिव की मेहनत रंग ला रही थी। पाखी भी शिव की मेहनत जाया करना नहीं चाहती थी। देखते देखते महीने होने को आया। एक रात शिव अपने कमरे में बैठे नोट्स बनाने में बिजी था। पापा उसके कमरे में आए, देखे रात के 12:30 बज रहे थे। उन्होंने शिव के पास बैठते हुए कहा, शिव, तुम सोए नहीं? शिव, हाँ पापा, वो पाखी के लिए नोट्स तैयार कर रहा था। उसके एग्जाम में अब बस 7 दिन और हैं, उसके बाद तो सोना ही है। पापा ने किताबें बंद करते हुए कहा, बाकी काम कल कर लेना। जाने लगे तो शिव ने कहा, पापा थोड़ी देर मेरे पास बैठिए ना। शिव की बात सुनकर वो बैठ गए। शिव ने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पापा, मैंने आपको और मम्मी को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, पर उस हादसे के बाद मैं आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाया। पर जब से पाखी मेरी ज़िंदगी में आई है, सब बदल गया। वो लड़की बहुत मजबूत है पापा। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, फिर भी वो मुस्कुराना नहीं भूली। उसे देखकर मैं अपना अतीत भूल जाता हूँ पापा। वो इतनी अच्छी है कि कोई उससे दूर नहीं रह सकता है। मेरे बदलाव की वजह सिर्फ पाखी है पापा। पापा ने शिव के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, इस जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, उससे मिलवाओगे कब? ऐसा करो, कल शाम उसे घर ले आओ। कल शाम का खाना हम उसके साथ ही खाएंगे। शिव ने अपना सर पापा के घुटने पर रखते हुए कहा, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना पापा। आपने कोई गलत काम ही नहीं किया है शिव। जो कुछ हुआ है वो आपकी किस्मत थी। जो गुजर गया वो आपका कल था। पाखी आपका आज है। रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। कल मैं और आपकी माँ आपके कल का इंतज़ार करेंगे। आज बहुत दिनों बाद शिव के दिल से एक बोझ हल्का हो गया। उस रात वो सुकून से सोया था। अगले दिन उसने पाखी से घर चलने को कहा। पाखी और शिव दोनों घर पहुंचे। शिव के माँ पापा दोनों का इंतजार कर रहे थे। पाखी ने आगे बढ़कर दोनों के पैर छुए। सभी हॉल में आकर बैठ गए। पाखी ने अपने बारे में बताया और शिव के लिए भी शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बातें करने के बाद सभी खाना खाने आ गए। पाखी किचन में शिव की मम्मी की हेल्प करने लगी। खाना टेबल पर रख पाखी भी सबके साथ आकर बैठ गई। खाना खाते हुए शिव के पापा ने पाखी से कहा, शिव ने बताया आप लॉ कर रही हैं? पाखी, जी अंकल, और इस बार इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। पापा, हाँ बताया इसने। डिग्री के बाद क्या करना चाहती हैं आप? पाखी, मैं एक क्रिमिनल लॉयर बनना चाहती हूँ अंकल। पापा, वो तो आप ज़रूर बनेंगी, पर आज हमने आपको यहाँ एक ख़ास वजह से बुलाया है। पाखी ने उनकी तरफ देखकर कहा, कहिए अंकल। पापा थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहा, हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई होने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर आकर रहें।
पाखी खाते खाते रुक गई और पापा की तरफ देखने लगी। शिव को भी समझ नहीं आया कि पापा क्या कहना चाहते हैं। पाखी, मैं कुछ समझी नहीं अंकल। पापा, हम आपको अपनी बहू के रूप में इस घर में देखना चाहते हैं। पाखी के हाथ से चम्मच छूटकर गिर गया। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और शिव की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा। अगर हमें पता होता आपके एहसान का बदला आप हमसे इस तरह चाहेंगे तो हम आपकी मदद कभी नहीं लेते। आपके मम्मी पापा हमारे बारे में नहीं जानते, पर आपको तो सब मालूम था। फिर आपने भी ये सब कैसे सोच लिया? शिव कुछ बोल पाता उससे पहले पापा ने कहा, पाखी, इसमें शिव की कोई गलती नहीं है। इसे तो मालूम भी नहीं था कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, पर सच तो ये है कि शिव भी आपको पसंद करता है। पाखी, माफ़ी चाहती हूँ अंकल, मैं अपने सुख के लिए इनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। चलती हूँ, कहकर पाखी तेज़ी से घर से बाहर चली गई। शिव उसे रोकने बाहर आया, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। अंदर आकर शिव सोफे पर बैठ गया। माँ पापा दोनों उसके पास आए। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैंने बिना उसके मन की बात जाने। शिव, नहीं पापा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पाखी गलत नहीं है पापा, वो एक बहुत स्वाभिमानी लड़की है। उसके बाद शिव ने माँ पापा को पाखी के बारे में सब कुछ बता दिया। शिव की बात सुनकर पापा ने कहा, हमने अनजाने में उसका दिल दुखा दिया। शिव अपने कमरे में चला गया। उसे बस पाखी की परवाह थी। अगले दिन वो समय से पहले ही कोचिंग पहुंच पाखी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन पाखी नहीं आई। शिव उदास हो गया। वो दोपहर तक पाखी का इंतज़ार करता रहा। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। उसने बेसब्री से देखा, सामने सपना और आकाश खड़े थे। आकाश ने आते ही कहा, क्या बात है, किसका इंतज़ार हो रहा है? शिव ने कुछ नहीं कहा तो सपना ने उसके चेहरे की उदासी देखकर कहा, क्या हुआ? शिव भैया, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। सपना की बात सुनकर शिव ने सारी बातें सपना और आकाश को बता दी। शिव, आकाश और सपना बैठ बातें ही कर रहे थे कि तभी एक लड़का आया और पूछा, शिव सर कौन है? शिव, मैं हूँ, कहिए। पाखी दी ने आपके लिए लिफाफा भिजवाया। उसने लिफाफा शिव के हाथ में पकड़ाया और चला गया। शिव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक लेटर और कुछ पैसे थे। शिव ने लेटर पढ़ना शुरू किया। शिव, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम इस तरह आपके घर से चले आए। अंकल आंटी को हमारी वजह से दुख पहुंचा, हमें माफ़ कर दीजिए। हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, पर आपके माँ पापा जो चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते, और उसकी वजह है हमारा अतीत। हम अपना अतीत नहीं भूल सकते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमारी बहुत मदद की है। आपको शुक्रिया भूलकर हम आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहते। आज के बाद हम आपसे पढ़ने नहीं आ सकते, हमें गलत मत समझिएगा। इतने दिन आपने हमें पढ़ाया, हमसे जितना हो पाया हमने आपको आपकी फ़ीस भेजी है, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम आपकी मेहनत को एहसान का नाम देना नहीं चाहते। पाखी। शिव की नम आंखें देख आकाश ने वो लेटर लेकर पढ़ा और शिव से कहा, तू परेशान मत हो, मैं पाखी को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी लड़की है। मैं तेरे लिए उससे बात करता हूँ। तुमने उसके लिए इतना सब किया और उसने इनके बदले पैसे भेज दिए। शिव, नहीं आकाश, पाखी से अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये लेटर पढ़ने के बाद भी शायद तुम उसे समझ नहीं पाए। उसने ये सब कैसे लिखा है मैं जानता हूँ। सच तो ये है कि वो सबको खुश देखना चाहती है, उसके सम्मान को कम नहीं करना चाहता। मैं ये पैसे रख लेता हूँ, मुझे यकीन है एक दिन वो लौट कर जरूर आएगी। शिव ने आंखों की नमी को पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, मोहब्बत जो ना कराए वो कम है। 5 करोड़ सालाना जिसका टर्नओवर है, उसे आज ये 5,000 भी बेशकीमती लग रहे हैं। अपने 25 साल के कैरियर में मैंने ऐसी मोहब्बत नहीं देखी। शिव खिड़की के बाहर देखने लगा। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। इतना तो जान गया उसे, वो भी इस वक्त तुम्हारी तरह परेशान होगी, पर देखना जैसे ही डिग्री मिलेगी वो सबसे पहले तुमसे आकर मिलेगी। थोड़ी देर शिव के पास रुकने के बाद आकाश और सपना घर चले गए। उधर पाखी सब भूलकर अपनी पढ़ाई में लग गई। एग्जाम्स वाले दिन वो बहुत परेशान थी, लेकिन पेपर करके जैसे ही बाहर आई खुश थी। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। वो घर आई। कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आया। उसने इस बार भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। डिग्री के साथ साथ उसे स्कॉलरशिप भी मिली। बाकी बहुत खुश थी। सब उसे मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कर रहे थे, लेकिन शिव का कोई फ़ोन नहीं आया।
कुछ दिन बाद पाखी को एक लेटर मिला। पाखी ने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक एयर टिकट और एक कागज़ था। पाखी ने पढ़ना शुरू किया। डियर पाखी, यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। मुझे आपका रिज्यूम मिला और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आप एक क्रिमिनल लॉयर बनना चाहती हैं। अगले हफ्ते मैं बेंगलोर लॉ कॉलेज आकर अपने साथ काम करने के लिए कुछ लोग चुनना चाहता था, पर आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं आपको आपकी काबिलियत दिखाने का एक मौका देता हूँ। आपके शहर में मेरे एक क्लाइंट का केस आपको देता हूँ। अगर आप उसमें सफल होती हैं तो मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। केस की डिटेल मैंने आपको मेल कर दी है। जीतने के बाद आप बेंगलोर आकर मुझसे मिल सकती हैं। एडवोकेट SR गुप्ता। पाखी ने लेटर वापस लिफाफे में रखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस इंसान के साथ वो काम करना चाहती थी वो खुद उसे मौका दे रहा था। पाखी ने लेटर उठाया और घर से बाहर आ गई। वो सीधा कोचिंग गई। शिव ऑफिस में ही था। पाखी को देख उसके चेहरे पर छाई उदास गायब हो गई। पाखी आते ही शिव के गले लग गई और कहने लगी, सब आपकी वजह से हुआ। आपकी मेहनत ने ही हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है शिव। हम उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। उसके बाद शिव से अलग होकर कहा, आप जानते हैं हमें आज क्या मिला? ये लेटर। उसने लेटर शिव के हाथों में देते हुए कहा, हमें एक केस मिला है। जानते हैं ये किसने दिया है? एडवोकेट SR गुप्ता ने, और उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने के लिए बेंगलोर आने को कहा है। वो चाहते हैं मैं ये केस जीतूं और अपनी काबिलियत का परिचय दूं। पाखी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहना जारी रखा, आप जानते हैं यहाँ तक आने में हमने बहुत कुछ देखा है, सुना है, लोगों की रुसवाई, धोखा, तकलीफ सब सहा है, पर मुझे यहाँ पहुँचाने में सिर्फ आपका हाथ है। हम ये हमेशा याद रखेंगे। हमारे दिल में आपके लिए एक खास जगह हमेशा रहेगी शिव। शिव ने पाखी के गाल पर आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये तो होना ही था क्योंकि हमें आप पर पूरा भरोसा था। पाखी, 2 दिन बाद उस केस की सुनवाई है। इतना साथ दिया, थोड़ी देर और देंगे, मेरे साथ चलेंगे? शिव, आपका साथ देने के लिए तो मैं ज़िंदगी भर तैयार हूँ। पाखी, शिव, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, पर जिस नर्क से मैं एक बार गुजर चुकी हूँ फिर से नहीं गुजरना चाहती। शिव, मैं ज़िंदगी भर इस उम्मीद में इंतज़ार करूँगा कि कभी तो आप आएंगी, अगर जीते जी नहीं तो मरने के। पाखी ने अपना हाथ शिव के मुंह पर रखते हुए कहा, दोबारा ऐसा मत कहिएगा। तकदीर ने हमसे बहुत कुछ छीना है, अब आपको नहीं। शिव पाखी की आंखों में देखता है। आज उसे उसमें सिर्फ खुद का अक्स नजर आ रहा था। आज उन आंखों में कोई दर्द नहीं था, ना ही कुछ पाने की ख्वाहिश, सिर्फ प्यार था, विश्वास था। शिव, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। पाखी आकर गाड़ी में बैठ गई। शिव ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ मोड़ दी। गाड़ी धीमी रफ्तार से सड़क पर चल रही थी। शिव खुश था, पाखी लौट आई थी। शिव ने म्यूजिक ऑन किया। गाना हर बार शिव की कंडीशन के हिसाब से ही निकलता था। गाना बजा, राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल लूँ, संग तेरे सफ़र पूरा करूँ। शिव ने पाखी की तरफ देखा। आज पहली बार उसने पाखी को अपनी तरफ देखते पाया। शिव मुस्कुरा दिया और सामने देखने लगा। दोनों खामोश थे, पर दिल रोज से तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद घर आ गया। पाखी ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, आप अंदर नहीं आएंगे? शिव, एक दिन जरूर आऊँगा, पर अभी नहीं। पाखी, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। पाखी को घर छोड़कर शिव चला गया। 2 दिन बाद पाखी काला कोट पहने आईने के सामने खड़ी थी। आज उसकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। उसके चेहरे पर बेबसी नहीं, आत्मविश्वास था। उसके हाथ आज मजबूरियों से बंधने के बजाय कानूनी कागज पकड़े हुए थे। होठों पर चुप्पी के बजाय थी हर ताकत को हरा देने वाली मुस्कान। पाखी फाइल्स लेकर बाहर आई तो देखा शिव अपनी गाड़ी लिए पहले से वहाँ मौजूद था। पाखी ने उसके पास आकर कहा, आप सुबह सुबह यहाँ? शिव, कहा था ना आपसे, वकील बनते ही आपका असिस्टेंट बना लेना। तो लीजिए, आपका असिस्टेंट आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। शिव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। पाखी मुस्कुराकर शिव के पास आई और कहा, आप मेरे असिस्टेंट नहीं हैं तो फिर क्या हूँ? शिव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शिव को इस तरह अपनी तरफ देख पाखी ने नज़रें झुका ली और कहा, वक्त आने पर बता दूंगी। कहकर पाखी गाड़ी में बैठ गई। शिव भी आया और गाड़ी स्टार्ट कर शहर की अदालत की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही देर में दोनों अदालत पहुँचे। आज पाखी के लिए बहुत बड़ा दिन था। उसने शिव से कहा, आप साथ नहीं चलेंगे? शिव,
पाखी, आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत से पड़ाव पार करने होंगे और हर पड़ाव में मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, इसलिए आज आप अकेली जाएंगी और मैं आपकी जीत कर आने का इंतज़ार करूँगा। पाखी, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम चलते हैं। पाखी ने घड़ी में समय देखते हुए कहा। बेस्ट ऑफ लक कहकर शिव ने गाड़ी साइड में लगा दी। पाखी अंदर चली गई। कार्रवाई शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। पाखी ऑफिस में आकर केस की फाइल देखने लगी। फाइल में मानव शर्मा नाम पढ़ते ही पाखी की धड़कन जैसे रुक गई। फिर उसने खुद को संयत करते हुए सोचा, हो सकता हो कोई और हो। फिर वो अपने काम में लग गई। 1 घंटे बाद अदालत शुरू हो गई। पाखी ने जैसे ही कोर्ट रूम में प्रवेश किया, उसके कदम रुक गए। कटघरे में खड़ा शख्स कोई और नहीं, मानव था, यानी मनु, पाखी का अतीत। पाखी के हाथ कांपने लगे, कदम लड़खड़ाने लगे, गला सूख गया। वो धीरे धीरे चलकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मनु के मम्मी पापा, पत्नी साक्षी, पूजा और पूजा के पति मौजूद थे। पाखी का गला सूखा जा रहा था। उसने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और एक सांस में पी लिया। उसकी आंखें फाइल पर लिखे नाम मानव शर्मा पर ठहर गई। वो सोचने लगी, आखिर ये सब क्या है? मैं जितना इन सब से दूर जाना चाहती हूँ, मेरी किस्मत मुझे इतने करीब ले आती है। आज मेरा ही अतीत मेरे सामने कटघरे में खड़ा है, पर मेरा दिल जानता है उसने कुछ नहीं किया है। पाखी ने एक गहरी सांस ली और मनु की तरफ देखा। वो सर झुकाए कटघरे में खड़ा था। तभी जज साहब आए और उन्होंने आदेश दिया, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मनु के खिलाफ खड़े हुए वकील मिस्टर नीरज ने बोलना शुरू किया। जज साहब, 10 मार्च की रात जयपुर हाईवे के पास एक गाड़ी जिसमें शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन DK अग्रवाल का बेटा सुनील अग्रवाल और उसके कुछ दोस्त मौजूद थे। अपनी आपसी रंजिश के चलते मानव शर्मा उर्फ मनु ने उस गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, जिससे सुनील अग्रवाल को गहरी चोट आई और वो कोमा में चले गए। सुनील के दोस्तों ने बताया कि मानव ने उसे सबके सामने जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद उस पर यह जानलेवा हमला किया। मैं चाहता हूं इस हरकत के लिए मिस्टर मानव शर्मा को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए, जिससे ये भविष्य में ऐसा ना करे। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। नीरज अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जज ने पाखी से कहा, मिस पाखी, आप मानव के पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं? जी मिलाड, पाखी ने उठते हुए कहा। पाखी, मेरे काबिल दोस्त नीरज ने अदालत में सिर्फ आधी अधूरी बात बताकर इन्होंने मानव को बिना किसी सबूत के गुनहगार ठहरा दिया। मैं अदालत को ये बताने की इजाज़त चाहती हूँ कि 10 मार्च की रात हुआ क्या था। जज, इजाज़त है। पाखी, मिलाड, 10 मार्च की रात मनु अपनी गाड़ी अपने 2 दोस्तों के साथ जयपुर हाईवे स्थित एक रेस्टोरेंट में गया था। उसी रेस्टोरेंट में सुनील अग्रवाल और उसके कुछ दोस्त मौजूद थे। शराब पीने के कारण वो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे और उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से भी बदतमीजी की। मानव से जब देखा नहीं गया तो उसने सुनील को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बात पर उन दोनों में कहासुनी हो गए और बात हाथापाई पर पहुंच गई और रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया। गुस्से में सुनील मानव को धमकी देकर वहां से चला गया। मानव पर गुस्सा आने के कारण सुनील ने बाहर आकर और शराब पी और फिर नशे की हालत में तेज रफ्तार से कार चलाई। समय पर ब्रेक न लगने के कारण सुनील की गाड़ी सामने से आती एक स्कॉर्पियो से टकरा गई और सर पर गहरी चोट आने के कारण वो कोमा में चला गया। नीरज, अगर ऐसा है तो फिर मनु और उसकी गाड़ी वहाँ क्या कर रही थी? पाखी, मिलाड, सुनील के वहाँ से निकलने के बाद मनु भी उसी रास्ते से अपने गाड़ी से घर जा रहा था। जिस जगह सुनील का एक्सीडेंट हुआ था उस जगह से मानव गुजर रहा था। किसी को खून में लथपथ देख वो उसके पास गया तो लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सुनील के दोस्त ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने बिना किसी सबूत के सिर्फ शक की बिना पर मानव को अरेस्ट कर लिया, जबकि सुनील का एक्सीडेंट हुआ था। नीरज, वो एक्सीडेंट नहीं था मिलाड। मानव का सुनील से झगड़ना, उसे मारने की धमकी देना और फिर उसका सुनील की गाड़ी के पास मौजूद होना, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुनील को मारने की कोशिश थी। पाखी, मिलाड, मेरे मुवक्किल दोस्त एक अचानक हुए हादसे को हत्या का नाम देना चाह रहे हैं। मिस्टर मानव बेकसूर हैं। जज, आपके पास कोई सबूत है मिस पाखी? पाखी, जी मिलाड। पाखी ने एक फाइल जज की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
इस फाइल में सुनील की मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें यह साफ लिखा है कि उस रात उसने शराब पी रखी थी। उसके नीचे उस गाड़ी की रिपोर्ट है जिसमें यह साफ लिखा है कि वो गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाई गई थी। जज सभी रिपोर्ट्स देखता है और नीरज से कहता है, आपको कुछ कहना है? नीरज, मैं मिस्टर मानो से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। जज, इजाज़त है। नीरज, मिस्टर मानो, क्या आप अदालत में बताएंगे कि वकील साहिबा को आप कैसे जानते हैं? नीरज का सवाल सुनकर पाखी ने कहा, ऑब्जेक्शन मिलार्ड, मेरे मुवक्किल द्वारा यहाँ मेरी निजी ज़िंदगी को बीच में क्यों लाया जा रहा है? नीरज, मिलार्ड, इस केस से पाखी और मानो के संबंधों का सीधा संबंध है। वकील साहिबा मानो की प्रेमिका रह चुकी हैं और सिर्फ इसी वजह से वो मानो को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पाखी, ये सब क्या बकवास है? नीरज, ये बकवास नहीं है वकील साहिबा, मानो और आपके बीच एक रिश्ता रह चुका है और उसी को बचाने के लिए आप आज मानो के लिए यहाँ आई हैं, उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए। पाखी की आंखों में नमी आ जाती है। पाखी जज से कहती है, मिलार्ड, मुझे सिर्फ 2 घंटे की मोहलत चाहिए जिसमें मैं मानो के बेकसूर होने का पक्का सबूत पेश कर सकूं। जज, ठीक है, आगे की सुनवाई 2 घंटे बाद होगी, कहकर जज साहब चले गए। उनके जाने के बाद पाखी अपनी कुर्सी पर बैठी रही। सभी उठ के बाहर चले गए पर पाखी वहीं बैठी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बैठे रहने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया और वो कोर्ट से बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए शिव से कहा, अभी आप हमसे कोई सवाल मत करना, बस जल्दी से जयपुर हाईवे पर चलिए। शिव ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में दोनों हाईवे पर थे। पाखी सबूत ढूंढने लगी पर कहीं कुछ नहीं मिला। उसे परेशान देख शिव सब समझ गया। उसने पाखी से कहा, पाखी, ये यहाँ का सबसे बड़ा हाईवे है और इस वजह से यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी होंगे। क्यों ना आप एक बार उस रात की फुटेज देख लें, शायद आपको कोई सबूत मिल जाए। यू आर ग्रेट, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने काम में लग गई। जल्द ही उसे सबूत मिल गए और वो शिव के साथ वापस कोर्ट आने लगी। सही समय पर पाखी अदालत पहुंच चुकी थी। उसने सीसीटीवी की फुटेज जज साहब को दिखाई जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि सुनील का एक्सीडेंट हुआ है और मानो निर्दोष है। आखिर में जज ने फैसला मानो के पक्ष में ही सुनाया और उसे निर्दोष करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया। मनु के पापा और बाकी सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और सुकून था और आंखों में पाखी के लिए प्यार। तभी नीरज ने पाखी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, बधाई हो, आप ये केस जीत गए। आपके साथ काम करके मज़ा आएगा। पाखी ने भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और बाहर आ गई। बाहर मनु और उसका परिवार खड़ा था। पाखी ने एक नज़र उन सब पर डाली और आगे बढ़ गई। तभी मनु के पापा ने आवाज़ दी, पाखी। पाखी ने पलट कर देखा तो मनु के पापा उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने जो हमारे लिए जो किया उसके लिए हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। पाखी, इसकी ज़रूरत नहीं अंकल, आपने एक बार सबके सामने मुझे बेटी कहा था, बस अपने बेटी होने का फ़र्ज निभाया है। इतना कहकर पाखी साक्षी की तरफ मुड़ी और कहा, मनु एक अच्छा लड़का है। अंदर जो भी बातें हुई उनके बारे में ज़्यादा सोचकर मनु और अपने रिश्ते के बीच को कोई दरार आने मत देना, कहकर पाखी वहाँ से चली गई। पाखी आकर गाड़ी में बैठ गई। शिव पाखी का ही इंतज़ार कर रहा था। पाखी ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में नमी आ गई। शिव ने प्यार से पाखी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, आप ठीक हैं? उसकी आंख से छलक कर एक आंसू शिव के हाथ पर आ गिरा। उसने पाखी की तरफ देखा तो पाखी की आंखें आंसू से भरी हुई थी। शिव ने उसे आंखों ही आंखों में पूछा। पाखी ने कहा, देखिए ना, हम जितना अपने अतीत से दूर जाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमारे सामने आकर हमारे भरे जख्मों को फिर से हरा कर देता है। हमारा अतीत हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। शिव, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, वक्त सब जख्म भर देता है। शिव ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ जाने लगा। पाखी को अपना रुमाल देते हुए कहा, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। पाखी ने अपने आंसू पोंछे और फिर कहा, समझ नहीं आ रहा है आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपने मेरा बहुत साथ दिया। आपकी मेहनत की बदौलत ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शिव, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मेहनत का फल है। बेंगलोर कब जा रही हैं आप? पाखी, आज शाम को। आकाश जीजू और सपना दी भी हमारे साथ जा रहे हैं, आप भी चलिए। शिव, जरूर आता, पर मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए आपको उनके साथ ही जाना पड़ेगा।
पाखी ठीक है, पर जब हम आएंगे हम आप सबको पार्टी देंगे। शिव ठीक है। कुछ ही देर में घर आ गया। पाखी गाड़ी से उतरकर घर चली गई और शिव भी घर चला गया। घर पर आकाश और सपना पहले से मौजूद थे। सपना को देखकर पाखी खुश हो गई। माँ सबके लिए चाय बनाने चली गई। पाखी सपना और आकाश के साथ बैठकर बातें करने लगी। शाम को तीनों बेंगलोर के लिए निकल गए, पर आज इन सब के बीच भी पाखी को शिव की कमी महसूस हो रही थी। कुछ तो था उन दोनों के बीच जिसने उन्हें अब तक एक दूसरे से बांध रखा था। बेंगलोर पहुंचकर पाखी ने सबसे पहले शिव को फ़ोन किया और उसे अपने पहुंचने की बात बताई। आकाश, सपना और पाखी ने पहले घूमने का प्लान बनाया और शाम को एसआर से मिलने का। दिन में सबने खूब शॉपिंग की, बाहर खाना खाया। पाखी को महसूस हुआ आकाश बहुत अच्छा इंसान था। सपना को उसके साथ खुश देखकर उसे बहुत खुशी हुई। शाम को पाखी एडवोकेट एसआर गुप्ता के ऑफिस पहुंची। आलीशान ऑफिस था उनका। पाखी आकाश और सपना के साथ अंदर गई। पाखी ने रिसेप्शन पर एसआर से मिलने के लिए पूछा। उसने पाखी से कुछ देर बैठने को कहा। पाखी, आकाश और सपना वहीं सोफे पर बैठे इंतजार करने लगे। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने पाखी से कहा, मैम, सर ने आपको केबिन में बुलाया है। पाखी उठकर चली गई। पाखी के जाते ही आकाश ने धीरे से सपना के कान में कहा, अब होगा धमाका। सपना, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। आकाश ने हाथ से उसे रोकने का इशारा किया। पाखी ने केबिन के बाहर नेम प्लेट देखी जिस पर लिखा था एडवोकेट एसआर गुप्ता। पाखी ने मुस्कुराते हुए केबिन में एंटर करते हुए कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर खड़े उस शख्स ने पाखी को हाथ के इशारे से अंदर आने को कहा। पाखी अंदर आ गई। उसने कमरे में देखा सैकड़ों की तादाद में मेडल्स, ट्रॉफियाँ रखी थी। टेबल पर एक नेम प्लेट रखी थी जिस पर सुनहरे अक्षरों में एसआर गुप्ता। पाखी ने देखा वो खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े थे। पाखी ने बोलना शुरू किया, हेलो सर, मैं आपको बहुत मानती हूँ सर। इतनी कम उम्र में आपने वकालत में जो कुछ हासिल किया वो सब प्रेरणादायक है। मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ काम करूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका न देकर अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँ। आपने जो पहला केस मुझे दिया, आपको जानकर खुशी होगी कि वो आप जीत चुकी हैं। कहकर पाखी उनके जवाब का इंतजार करने लगी, पर जैसे ही वो पलटे उन्हें देखकर पाखी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी धड़कनें हमेशा से तेज, आंखें जैसे झपकना भूल गई, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं, शिव ही था। शिव को देखकर पाखी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, आप यहाँ? शिव, जी हाँ, मैं ही हूँ एसआर गुप्ता, शिव रंजन गुप्ता। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। पाखी, लेकिन आप ये सब? पाखी ने हकलाते हुए कहा। शिव ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और पाखी के पास आकर पाखी को देते हुए कहा, रिलैक्स, पानी पीजिए। पाखी ने पानी पिया। शिव ने उसे बैठने को कहा और आकाश को फ़ोन करके कहा, तुम दोनों भी अंदर आ जाओ। अगले ही पल आकाश और सपना भी अंदर आ गए। सब बैठ गए। शिव ने बोलना शुरू किया, पाखी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, पर जब पता चला आप एक वकील बनना चाहती हैं तो मुझे छुपाना पड़ा। उस दिन वो किताब, वो भी मेरी ही थी। अदालत मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ के जज मेरे अच्छे दोस्त हैं। आपने जब अपनी पढ़ाई के बारे में बताया तब मैंने आपकी मदद की। अगर सच जानते तो शायद आप मेरी मदद कभी ना लेती, और अगर लेती भी तो आप मुझे खुद से ऊपर समझने लगती, और ये मैं नहीं चाहता था। मैं आपको अपने बराबर देखना चाहता था, अपने से कम नहीं। पाखी चुपचाप सब सुने जा रही थी। उसने आकाश और सपना की तरफ देखा तो आकाश मुस्कुरा दिया और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शिव, एसआर को आप अपना आइडियल मानती हैं, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा शिव बनकर रहना चाहता था, बस इसलिए ये सब करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ आप मुझे माफ़ कर देंगी। पाखी, क्या आप लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? शिव, आकाश बाहर चले गए। सपना को पाखी ने रोक लिया। पाखी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक इतना बड़ा इंसान मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है? क्यों मेरे साथ खड़ा है? अब तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सपना, पाखी, तुझे कुछ दिखता नहीं है या फिर देखना नहीं चाहती? क्या तुम्हें शिव की आंखों में अपने लिए कुछ दिखाई नहीं देता? क्या उसकी खुशी नहीं दिखाई देती जब वो तुम्हारे साथ होता है? पाखी, शिव ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है।
उसने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए किया है पाखी। पाखी, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम तो कम से कम मेरा अतीत जानती हो ना। सपना, कौन सा अतीत? पाखी, उस वक्त को गुजरे काफ़ी वक्त हो चुका, वो अतीत था, बीत चुका। ये तुम्हारा आज है और तुम्हारे आज में शिव तुम्हारे साथ है। और कब तक, आखिर कब तक तू उस अतीत को अपने दिल से लगाए रखेगी? पाखी, मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उन्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, वो मुझे क्यों अपनाएंगे? पहले भी मेरी शादी हो चुकी है, पहले भी मेरा दिल टूट चुका है, पहले भी मैं ये सब देख चुकी हूँ। किसी पर फिर से भरोसा नहीं कर सकती मैं, अपनी ज़िंदगी में किसी को फिर से नहीं ला सकती मैं। पाखी रोने लगती है। सपना से पाखी का रोना नहीं देखा जाता। वो उसे गले लगाते हुए कहती है, मुझसे नहीं देखा जाता तुझे इस हाल में। प्लीज़ पाखी, एक बार, सिर्फ एक बार अपने लिए सोच, शिव के लिए सोच। वो तुझे बहुत चाहता है और मेरा दिल कहता है कि तू भी उसे चाहती है। तेरी आंखों में मैंने उसके लिए फ़िक्र देखी है। परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं। पाखी सपना की गोद में अपना सर रख देती है और कहती है, मैं अपने लिए अब और नहीं सोच सकती सपना। शिव मेरा अतीत नहीं जानते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आप सब लोगों को कैसे समझाऊं? सपना, पाखी अपनी आंखें बंद करो, क्या दिखता है तुम्हें? पाखी, शिव। पाखी ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। सपना, तू भी उनसे प्यार करती है पाखी, बस तू दूर भाग रही है इस सच से। आज अगर तुमने शिव को ठुकराया तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी पाखी, सबसे बड़ी गलती। शिव और आकाश को बाहर इंतजार करते जब काफ़ी वक्त हो गया तो शिव अंदर गया। उसने देखा पाखी सपना के घुटने पर सर रखे बैठी थी। शिव उसके पास गया और प्यार से पाखी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, पाखी घर चले। शिव और सपना पाखी को लेकर बाहर आ गए। सभी ऑफिस से बाहर निकल आए। शिव ने सबको गाड़ी में बैठने को कहा। सब आकर गाड़ी में बैठ गए। शिव ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ घुमा दी। रास्ते में आकाश ने पूछा, शिव तूने बेंगलोर में घर कब लिया? शिव, अभी 1 महीने पहले। किसी के ख्वाबों की दुनिया है उस घर में, शिव ने पाखी की तरफ देखते हुए कहा। पाखी ने शिव की तरफ देखा। उसकी आंखों में पाखी को सिर्फ खुद का अक्स नजर आ रहा था। बातों बातों में घर आ गया। घर बहुत खूबसूरत था। सपना, शिव, आकाश और पाखी ने घर में प्रवेश किया। पूरा घर सफ़ेद मार्बल से बना हुआ था। शिव जानता था पाखी को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। आकाश और सपना घूमकर घर देखने लगे। हॉल में सिर्फ शिव और पाखी थे। शिव ने पाखी से कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया हकीकत में दिखाता हूँ। कहकर शिव उसका हाथ पकड़े उसे घर दिखाने लगा। सबसे पहले वो उसे घर के दाईं तरफ बने बगीचे में लेकर गया। पाखी ने देखा वहाँ बहुत खूबसूरत पौधे लगे थे। कई तरह के फूलों के गमले थे। कोने में पत्थरों से बना एक झरना जिसमें पानी बह रहा था और मछलियाँ तैर रही थी। वो सब देखकर पाखी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने शिव की तरफ देखा तो शिव ने कहा, यहाँ हर रंग, हर किस्म के फूल हैं सिवाय गुलाब के, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं है। पाखी का हाथ पकड़े पकड़े शिव पाखी को घर की दूसरी तरफ लेकर गया। वहाँ बहुत सारे सफ़ेद खरगोश थे जो उछल कूद कर रहे थे। बहुत सारे पक्षी भी थे। शिव उसे अंदर एक कमरे में लेकर गया। जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की, सामने दीवार पर पाखी और शिव की एक बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें शिव ने पाखी को थाम रखा था। पाखी को याद आया, ये तस्वीर उस वक्त की है जब सपना की शादी के समय शिव ने उसे गिरते वक्त थामा था। पाखी, ये तस्वीर शिव, आकाश ने सेंड की थी। पाखी मुस्कुरा दी। उसने घूमकर सारा कमरा देखा। वो वैसा ही था जैसा वो सोचा करती थी। हर चीज़ वैसी ही थी। पाखी ने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा। सामने घास का बड़ा मैदान। पाखी कमरे से बाहर आई तो शिव उसे ऊपर ले गया। ऊपर एक बड़ा सा स्टडी रूम था। पाखी ने देखा वहाँ वो सारी किताबें रखी थी जो पाखी पढ़ना चाहती थी। कमरे के कोने में एक खूबसूरत सी टेबल थी जिस पर बहुत सारी खाली डायरियाँ और पेन रखे थे। शिव, यहाँ वो सब किताबें हैं जो आपको पसंद हैं, नॉवेल्स, कहानियाँ सब हैं। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें इन्हें पढ़ सकती हैं। यहाँ कोई आपको नहीं रोकेगा। और हाँ, आपका जब मन हो आप लिख सकती हैं वो सब जो आप लिखना चाहती हैं। पाखी, आपको ये सब कैसे पता चला? शिव ने ड्रावर से एक डायरी निकालकर पाखी को देते हुए कहा, इससे आप इसे पापा की कोचिंग में भूल गई थी। एक बार चलिए, कुछ और भी दिखाना है आपको। उसके बाद
शिव पाखी को लेकर पीछे बरामदे में गया। वहाँ कुछ पिंजरे टंगे थे जिनमें पक्षी थे। उन्हें देखकर पाखी को थोड़ा अजीब लगा। उसने शिव से पूछा, आपने इन्हें कैद क्यों कर रखा है? शिव मुस्कुराया और पाखी से कहा, आप इन्हें आज़ाद कर सकती हैं, पर है पिंजरे के नीचे एक कागज़ जिस पर कुछ लिखा है। अगर इन पंछियों के साथ आप वो भी आज़ाद कर पाएँ तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। पाखी ने आगे बढ़कर पहले पिंजरे पर लगी पर्ची उतारी और खोलकर पढ़ना शुरू किया। अतीत, वो वक्त जो गुजर चुका है, लेकिन आज भी आपने खुद को उसमें कैद कर रखा है। ज़रूरत है उसे खुद से आज़ाद करने की, ताकि अपना आज जी सको। अपने अतीत को खुद से आज़ाद कीजिए। पाखी ने पिंजरा खोला और उसे आज़ाद कर दिया। पाखी ने शिव को कागज़ पकड़ाया और आगे बढ़ गई। उसने दूसरे पिंजरे की पर्ची पढ़नी शुरू की। शादी, वो बंधन जिसने हमेशा आपको बांध के रखा, बेबुनियाद रस्मों और रिवाजों में। जो शादी एक शादी ही नहीं थी, आपने आज भी खुद को उस बंधन में बांध रखा है, जिसके होते आप आज तक अपने बारे में नहीं सोच पाई। खुद को उस बंधन से आज़ाद कीजिए। पाखी ने दूसरा पिंजरा खोलकर उसके पंछी को भी आज़ाद कर दिया। पाखी अगले पिंजरे की तरफ बढ़ी। उसकी पर्ची निकालकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, प्यार जिससे आपने हमेशा खुद को दूर रखा है। प्यार कभी पहला या दूसरा नहीं होता है, पर किसी ने आपका दिल तोड़ा और आपने खुद को सबसे दूर कर लिए। जो प्यार खुद में समेट रखा है, उसे आज़ाद कीजिए। पाखी ने उस पिंजरे के पंछी को आज़ाद कर दिया। वो आगे बढ़ी। उसने पिंजरे से पर्ची निकाली और पढ़ने लगी। डर, जो हमेशा आप पर हावी रहा। कुछ खो देने का डर, किसी के करीब आने का डर, खुश रहने का डर, सपने देखने का डर, ना जाने कितने ही डर आपको घेरे हुए हैं। खुद को उस डर से आज़ाद कीजिए। पाखी की आंखें नम हो गईं, तो शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। पाखी ने पिंजरे के पंछी को आज़ाद कर दिया। पाखी आखिरी पिंजरे की तरफ बढ़ी और पर्ची पढ़ने लगी। ईश्वर, मैं जानता हूँ आप ईश्वर में विश्वास नहीं करती, पर चाहता हूँ आप करो, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आपसे मिल नहीं पाता। पाखी ने शिव की तरफ देखा और आखिरी पिंजरा भी खोल दिया। शिव उसे लेकर अंदर गया। घर के एक कोने में बड़ा सा मंदिर बना था, जहाँ शिव भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति थी। शिव ने पाखी से कहा, पाखी, मैं आपसे ना कोई वादा करना चाहता हूँ, ना ही आप पर कोई एहसान। बस इतना कहूँगा कि मुझे और इस घर को आपकी ज़रूरत है। शिव ने पास रखा एक डिब्बा, जिसमें लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का चूड़ा और सिंदूर का डिब्बा था। पाखी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे स्वीकार करके मुझे फिर से जीने की उम्मीद दे दो। पाखी ने शिव की आंखों में देखा। उसे उन दो आंखों में सिर्फ अपने लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। आकाश और सपना भी आ गए। आकाश ने पाखी के पास आकर कहा, पाखी, शिव से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जीजू, मैं एक तलाक। पाखी कहते कहते रुक गई। शिव ने पाखी का हाथ पकड़ा और अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलिए मेरे साथ, आपको एक आखिरी सच और बताते हैं। पाखी शिव के साथ जाती है। आकाश और सपना भी उन दोनों के पीछे रूम में आ गए। सबके बैठने के बाद शिव ने बोलना शुरू किया, पाखी, मैं जानता हूँ आपके मन में मुझे लेकर बहुत से सवाल होंगे। जिस तरह आपका अतीत है, उसी तरह मेरा भी अतीत रह चुका है। 4 साल पहले मेरी शादी वर्षा से हुई थी। वर्षा मम्मी पापा की पसंद थी और मैंने उनकी पसंद को अपनाने का फ़ैसला कर लिया। धूमधाम से मेरी शादी हुई और वर्षा हमारे घर आ गई। लेकिन शादी वाली रात ही उसने मुझे बताया कि वो किसी विजय नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। मुझसे शादी उसने सिर्फ अपने माँ बाप के दबाव में आकर की। मैंने उसी रात फैसला किया कि मैं वर्षा की ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा। मैंने उससे 1 महीने की मोहलत मांगी और उसके बाद उसके कहने पर मैंने उसे तलाक देकर आज़ाद कर दिया। मम्मी पापा बहुत नाराज़ हुए मुझ पर, लेकिन जिस लड़की ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, वो मेरे साथ ज़िंदगी कैसे बिताती। 2 महीने बाद ही वर्षा वापस आ गई और कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। विजय ने उसे धोखा दिया, लेकिन माँ पापा ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने उसे रुकने को कहा। उसी शाम मुझे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मैंने उसे विजय से बैठकर बात करने को कहा और उसे बहुत समझाया। उस रात मैं देर तक उसे समझाता रहा, लेकिन उसने नहीं सुनी।
उसने जो फैसला लिया उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। अगली सुबह उसकी लाश उसके कमरे में मिली। उसने हार मानकर अपनी जान दे दी। पुलिस घर आई और मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार मानकर ले गई। मेरी वजह से पापा की बहुत बदनामी हुई। पापा जानते थे मैं गुनहगार नहीं हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अदालत में वर्षा के पापा ने सच बोलकर मुझे बचा लिया। पूरे 2 महीने बाद मैं घर आया था, लेकिन किसी ने मुझसे बात नहीं की। सब मुझे गलत समझने लगे, माँ पापा भी। मेरी लॉ की डिग्री पूरी हो चुकी थी। उसके बाद मैं वहाँ से लंदन चला गया। वहाँ रहकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बेंगलोर शिफ्ट हो गया। उसके बाद मेरा काम ही मेरा सब कुछ हो गया और होटल्स के कमरे मेरा घर। इन 4 सालों में मैंने सबको खुद से दूर कर दिया था। घर भी महीनों बाद, साल में 1 बार जाता था। लेकिन जब आपको देखा तो पहली बार इन आँखों को कुछ अच्छा लगा और फिर इन आँखों में बसता ही गया। बाकी आपकी तरह ज़िंदगी में मैंने भी बहुत कुछ खोया है, पर अब कुछ खोने से डर लगता है। आपसे मिलने के बाद एक बार फिर से ये दिल धड़का है। इन आँखों ने ख्वाब देखना शुरू किया और शायद हमारा अतीत ही है जिसने एक दूसरे को अभी तक जोड़ के रखा है। मैं आपको खोना नहीं चाहता, कहकर शिव चुप हो गया। आज पहली बार उसकी आंखों की नमी पाखी को तकलीफ दे रही थी। आज पहली बार शिव की आवाज़ में वो दर्द महसूस कर रही थी। उसने भीगी पलकों से आकाश और सपना की तरफ देखा। दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। पाखी ने दौड़कर शिव को गले लगा लिया। दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को गले लगाए रहे। पाखी ने शिव की आंखों में देखते हुए कहा, हम आपको कभी समझ ही नहीं पाए शिव। समझने के लिए आपके और हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कि दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, भूल गए कि उनके अलावा भी कमरे में कोई है। तभी आकाश ने कहा, तोता मैना चोंच लड़ाना बंद करो। पाखी ने मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखा और उसके पास जाकर उसके गले लगकर कहने लगी, थैंक यू जीजू। आकाश, साली साहिबा थैंक यू किस लिए? पाखी, बस थैंक यू। सपना, पाखी आज मैं बहुत खुश हूँ। पाखी ने सपना को गले लगाकर कहा, अगर तुम सब नहीं होते तो आज ना जाने मैं किस हाल में होती। शिव भी उनके पास आया और कहा, पाखी घर चलें? पाखी के बोलने से पहले ही आकाश बोल पड़ा, कौन से घर? हम हमारी साली साहिबा को ऐसे ही नहीं भेजेंगे तुम्हारे साथ। बारात लेकर आओगे तो ही, वरना टाटा बाय बाय। आकाश की बात सुनकर सब हंसने लगे। शाम को सभी वापस जयपुर के लिए निकल गए। आकाश ने पाखी की मम्मी को समझाया और 2 दिन बाद ही शिव के मम्मी पापा शगुन लेकर पाखी के घर आ गए। सबकी रजामंदी से रिश्ता तय हो गया और 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई। शिव के लिए ये 1 महीना 1 साल जैसा निकला और फिर वो दिन भी आ गया जब पाखी दुल्हन बने शिव के सामने खड़ी थी। दोनों एक बंधन में बंध चुके थे। आकाश और सपना ने दोनों के खूब मज़े लिए और फिर पाखी हमेशा हमेशा के लिए शिव की हो गई। शिव और पाखी जब घर पहुँचे तो उसकी मम्मी रिश्तेदारों के साथ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। दोनों की आरती उतार उन्हें अंदर ले आई। घर के मंदिर में ले जाकर पाखी से कहा, बेटा भगवान के पैर छूकर आशीर्वाद लो। पाखी ने सामने मंदिर में देखा और फिर शिव के पैर छूकर कहा, आशीर्वाद दीजिए। सब भौचक्के से पाखी को देख रहे थे। तभी शिव की मम्मी ने कहा, बेटा आप शिव के पैर क्यों छू रही हैं? पाखी, क्योंकि मेरे लिए यही भगवान है। मैंने कभी उन भगवान को नहीं देखा, पर इनकी आंखों में वो मुझे दिखते हैं। इन्होंने मेरे लिए जो किया है वो उस भगवान ने भी नहीं किया था कभी। शिव की आंखें नम थी और वहाँ मौजूद सबके होठों पर मुस्कुराहट। शिव ने पाखी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। दोनों मुस्कुराते हुए बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। शाम को रिसेप्शन में दोनों ने खूब डांस किया। आकाश और सपना भी वहीं रुक गए। कुछ मेहमान चले गए। पाखी अपने कमरे में शिव का इंतजार कर रही थी। तभी आकाश और सपना वहां आ गए और पाखी से बातें करने लगे। कुछ देर बाद शिव आया तो आकाश और सपना को वहां देखकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश ने लेटते हुए कहा, आज तो हम अपनी साली साहिबा से ढेर सारी बातें करेंगे। शिव ने आकाश और सपना को कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, बातें कल करना, अभी निकलो यहाँ से। पाखी को ये सब देख हंसी आ गई। दोनों को बाहर निकाल शिव ने पाखी की तरफ पलटते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है ना आपको? अभी बताते हैं। पाखी, नहीं वो, कहकर पाखी ने पलकें झुका ली। शिव जैसे ही पाखी की तरफ बढ़ा, लाइट चली गई। शिव पाखी को लेकर बालकनी में आ गया। चांदनी रात में दोनों चांद को देख रहे थे। शिव ने अपनी बाहें फैलाई और पाखी उसके बाहों में समा गई।
एक लंबे अरसे के बाद दोनों साथ थे, एक दूसरे की आखिरी मोहब्बत बनकर। पाखी उसके सीने पर सर रखे आकाश में चमक रहे तारों को निहार रही थी। शिव की बाहों में वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। एक बच्चे की तरह वो उसमें ही सिमट कर सो गई। शिव को भी वही नींद आ गई। अगले दिन सुबह सुबह आकाश के जगाने पर दोनों की आंखें खुली। आकाश ने शिव को एक लिफाफा देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए मेरी और सपना की तरफ से शादी का तोहफा। शिव ने उसे खोल कर देखा। उसमें शिमला की 2 टिकटें थी। शिव ने टिकटें आकाश को दिखाई तो वो बोला, मैंने सोचा मेहमानों के बीच तुम दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाओगे, इसलिए तुम्हारा 1 महीने का टूर हमारी तरफ से। शिव और पाखी अपना बैग पैक कर जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ आकाश और सपना पहले से मौजूद थे। शिव और पाखी उनके पास गए। शिव, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश, शिमला जा रहे हैं। शिव, किस लिए? आकाश, सेकेंड हनीमून मनाने। शिव, अभी 1 महीने पहले ही तो लौटे हो वहाँ से। आकाश, तो हम तुम्हारी तरह अनरोमांटिक नहीं है। शिव ने घूर कर आकाश की तरफ देखा, फिर हंसने लगा। शिव के साथ साथ सपना, आकाश, पाखी भी हंसने लगे और फिर चारों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। कहते हैं कुछ कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती। शिव और पाखी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।